नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अगले माली साल के बजट के हवाले से अहम फैसले लिए हैं और अगर यूँ कहा जाए कि जो IMF की सख्त शराइत हैं, कुछ शराइत के ऊपर तो उन्होंने आप कह सकते हैं कि जो इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन उस पर बात करने से पहले आई थिंक शहबाज इट इज़ इम्पोर्टेंट, कल 31 मई थी और मैं वैसे भी तारीख चेक कर रहा था कि 1 अप्रैल तो नहीं है, क्योंकि कल एक जो आप कह सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से 2 बयानात आए। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि जी की पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी की गई है, पेट्रोल की कीमत में कोई 15 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में कोई अराउंड 8 रुपये फ़ी लीटर। और जब एक्चुअल अनाउंसमेंट आई तो पता चला कि वो तो कुछ और था। तो ये क्या हुआ? आई थिंक दोनों बयानात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आए और कुछ लोग तो जहाँ तक बात कर रहे थे कि जो खबरें चल रही थी, विच आई डोंट बाय दैट, कि जी प्राइम मिनिस्टर की जो भी रिकमेंडेशन थी उसको तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वीटो कर दिया जी कि इतनी नहीं हो सकती। तो ये क्या माजरा था? देखिए, इसमें जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन वो तो ये आई है कि गलती से जो एक पिछला अप्रूवल था वो दोबारा कम्युनिकेट हो गया, जबकि जो एक्चुअल अप्रूवल वही है जो वजारत ख़जाना ने किया है। तकरीबन 5.25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी और तकरीबन 4.25 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में कमी। मैंने भी कुछ चेक किया वजारत ख़जाना से। मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एक प्राइस अनाउंस की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, उसमें उन्होंने 2 जो कॉस्ट होती हैं 2 इकसाम की, जिसमें एक जो इनलैंड फ्यूल इक्वलाइजेशन मार्जिन होता है उसकी मद में, और फिर जो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं एक्सचेंज रेट से हवाले से, वो उन्होंने उसमें नहीं डाली थी। तो अगर वो एडजस्टमेंट ना डालें तो तेल की कीमत में ज़्यादा कमी होती। चूँकि वजारत ख़जाना वो एडजस्टमेंट डालती है, इन्होंने कुछ लाइबिलिटीज़ ग़ालिबन क्लियर करनी होती हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की, तो उसकी वजह से फिर तेल की कीमतों में कम कमी हुई है। एक्चुअल पता तो तब चलेगा जब ये समरी सामने आएगी, बट ये ऐसा नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है ना कि गलती से हो गया। ये गलती से नहीं हुआ, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसमें इनका कोई डिफरेंस हो सकता है कि कौन सी प्राइस नोटिफाई होनी चाहिए कौन सी नहीं। उसकी वजह से जब इन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया तो उसके बाद फिर वो फैसला वापस हुआ और एक नया फैसला अनाउंस हुआ। जो तेल की कीमतें हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर फोर्टनाइट यानी कि 15 दिन बाद उसका तयन किया जाता है, सारा फार्मूला भी आपको पता होता है। अगर तो जेन्युइनली कोई पीछे बैक एंड पे इशू था कैलकुलेशन का, तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आई थिंक इनकॉम्पिटेंस ऑन पार्ट ऑफ ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो कैलकुलेट नहीं करते कि जो भी गवर्नमेंट के लोग वो कर रहे थे इस तरह की चीज़ आना, क्योंकि इससे ऑब्वियसली इट सेंड्स बैड नेम टू द गवर्नमेंट। कामरान, अगर ये गलती होती ना तो ये 10 से 15 मिनट में करेक्ट हो जाती। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एलामिया आया वो आया को 10:21 पे रात को, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की या क्लैरिफिकेशन उसको कह ले, वो रात आई 12:40 पे। तो इसका मतलब इन बिटवीन इनके मामला जो थे जो खराब हुए उनको ठीक किया गया। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने गलती की थी वो गलती नहीं की थी, मेरा ख्याल वो फैसला उन्होंने उनकी दानत में उन्होंने ठीक किया था, जिसको फिर गालबन वजारत ख़जाना ने नहीं माना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने कुछ PSO की लाइबिलिटीज क्लियर करनी है, कुछ और जो चीजें पेंडिंग है वो इसमें डालनी है, तो इस वजह से प्राइस कम। चले लेट्स सी अगर अपडेट्स मिलती है तो देखते हैं कि अब जो मैं बात कर रहा था क्या मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने IMF को एब्सोल्युटली नॉट ज्यादा इंपावर्ड बोरो कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हुआ। चलें कभी-कभी एब्सोल्युटली नॉट वाली बात नहीं है, देना चाहिए। इस हफ्ते कम से कम 2 इजलास हुए जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बजट से रिलेटेड टैक्सेशन के जो प्रपोजल्स हैं उनको उन्होंने रिव्यू किया। जो ज़राए से मुझे इतलात मिली हैं कि जो नाज़रीन एक सबसे बड़ा प्रपोजल है जो हम सबका कंसर्न भी है कि सैलरीड क्लास की टैक्सेशन क्या होगी। जो IMF की जो सिफारिश है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि IMF की तरफ से ये कहा कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं उसको भी कम किया जाए और इफेक्टिव रेट है जो हाईएस्ट टैक्स पे का उसको भी रीएडजस्ट किया जाए, जिसका मतलब ये है कि सैलरीड क्लास के ऊपर अच्छा खासा टैक्सों का इजाफी बोझ बढ़ जाएगा। तो ये जब रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई तो उन्होंने फिलहाल सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्सों में मजीद बोझ में इजाफा करने से इनकार कर दिया है, और ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना को यह हदायत की गई है कि एक दफ़ा फिर IMF से रजू किया जाए और उनको ये सिचुएशन बताई जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात है और जो महंगाई है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर मजीद जो है वो बोझ टैक्सों का नहीं डाला जा सकता। इसके ऊपर अभी हतमी बात कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। इस वक्त तक उन्होंने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि आप IMF को दोबारा रजू करें। तो अगर IMF में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली जो बात कामरान कर रहे हैं वो सही साबित होगी। अगर IMF ने
दोबारा कहा कि नहीं, हमने जो कहा है वही करना है, तो फिर शायद सैलरीड क्लास की जो एक उसके हवाले से रिकमेंडेशन है कामरान, वो बजट में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इससे रिलेटेड ही एक और चीज़ है, बट एटलीस्ट इनिशियली वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं। और जो मुझे ज़राए बता रहे हैं कि 2 दफ़ा उन्होंने ये बात की है। पहले उन्होंने एक इजलास में कहा कि नहीं आप उनसे दोबारा बात करें, फिर जब दोबारा उनको कल उनको दोबारा ये उनको एक प्रेजेंटेशन हुई है, उस प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया है। अगर इसमें अगर ये हो जाता है जो IMF कह रहा है, तो यकीन माने कि सैलरीड क्लास के पास फिर घर लेके जाने के लिए बचेगा कुछ नहीं। जिस किस्म की ये रिकमेंडेशन आ रही है अक्रॉस द बोर्ड, वो एक ही बात कर रहे हैं। उनकी जो कैलकुलेशन में जो फंडामेंटल मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है वो ये है कि जो बिजनेस इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स हैं वो नेट बेस पे होते हैं। वो उसमें जो खर्चा है वो माइनस करके फिर जो उनकी आमदन होती है उसके ऊपर वो टैक्स पे करते हैं, इसलिए उनके रेट्स रिलेटिवली ज़्यादा है। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो जो ग्रॉस इनकम के ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है, उसमें आपको अपना खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए उन दोनों को क्लब करके एक ही यूनिफॉर्म रेट करके और 4 स्लैब्स करने की जो IMF बात कर रहा है वो मुनासिब नहीं। या फिर जो सैलरीड क्लास है उनको भी ये मौका दिया जाए कि जो फार्मूला बिजनेसमैन के है कि अगर उसकी 12 लाख किसी की सालाना तनख्वाह है, तो उसमें से फिर ठीक है वो शो करे कि जी मेरे 9 लाख रुपया जो है मुझे खर्चा हुआ है, तो 3 लाख पे आप मुझे टैक्स लगा लें, वो वैसे ही नहीं होगा। तो अच्छा एक और भी है, पेंशन वाला भी इशू है। पेंशन वाली भी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर को पेश हुई थी, उसके ऊपर अभी कोई हतमी यस या नो नहीं है। इस पर 2 राय पाई जाती हैं। एक तो ये प्रपोजल ये है कि पेंशन को टैक्स कर दिया जाए, उसमें ज़्यादातर लोगों की यही एक रिकमेंडेशन जा रही है, FBR की भी और प्राइम मिनिस्टर की टीम के कुछ लोगों की भी। प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है कि इसको टैक्स नहीं करना चाहिए। अभी ये इंटरनल डिस्कशन चल रही है, उसमें एक जो चीज़ और सामने आई है पेंशन के हवाले से कि बजाय इसके कि तमाम जो पेंशन वाले अफराद हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दें, जो हाईएस्ट जो एक स्लैब आती है पेंशन की उसके ऊपर आप एक टैक्स लगा दिया जाए, उसका टैक्स के रेट्स ही अलहदा वो है वो नोटिफाई कर देंगे। ये भी एक चीज़ अभी चल रही है, इस पर भी हतमी फैसला। और मेरा ख्याल में कोई हर्ज भी नहीं है। फ़र्ज़ करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कई जो सेक्रेटरीज और जो फौज से लोग रिटायर होते हैं, तो उनकी तो लाखों में पेंशन होती है, तो उन पे अगर लग भी जाए टैक्स अगर दें तो कोई इतना हर्ज नहीं है। अब इसमें जो दूसरा कल भी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत में आपको पता है कि रुपए की कदर जो है वो बड़ा मैटर करती है, उसके साथ लिंक्ड होती हैं आपकी बहुत सी चीज़ें। जो महंगाई है सबसे बड़ी जो बात है। अब जो अगला बजट ज़ाहिर बनता है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपने एक एवरेज प्राइस लेनी होती है। अब इसके अंदर भी एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है वो अग्री नहीं कर रही। IMF की जो असेसमेंट है कि अगले साल जो रुपए की कदर होगी एवरेज, जो गवर्नमेंट जिस पर बजट बनाना चाह रही है वो काफ़ी डिफरेंस है जो IMF बता रही है। देखिए IMF कोई फिक्स रेट नहीं देता रुपये का और डॉलर का, उनका अजम्पशंस होती हैं जो हम फिर बैकवर्ड उनकी वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट का खसारा है, उसकी क्या वैल्यू ली हुई है, पाकिस्तान की इकॉनमी की क्या उन्होंने वैल्यू ली है। जो उनके मुज़ाकरात होते हैं उसमें वो एक प्रिंसिपल सामने रखते हैं कि आपको एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रखना है और आपने रुपए की कदर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। हाँ, ये माजी में ज़रूर होता रहा है कि मुज़ाकरात जब हो रहे होते हैं तो कह देते हैं कि आपको इतने रुपए की डिवैल्यूएशन करनी है या नहीं करनी। इनकी जो अभी लास्ट रिपोर्ट आई है IMF की, जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी जाके वहाँ से नंबर निकाल सकता है। उसमें जो IMF ने नंबर निकाला हुआ है रुपए का, जो जून 2025 में एवरेज रेट उनके ख्याल में होगा वो 328 रुपये 40 पैसे है, जो कि इस साल का जो एवरेज रेट है उससे तकरीबन 16% डिवैल्यूएशन रुपए की बनती है। अब कंपेयर टू दिस, चूंकि अब बजट बन रहा है और वजारत ख़जाना को कोई एक नंबर लेना होता है कि जिसके ऊपर वो सारा बजट बनाते हैं, और उसकी अहमियत ये होती है उस नंबर की कि आपका जो दिफा का बजट है जिसमें आपके कोई फॉरेन इंपोर्ट्स हैं आपकी, उसका आप क्या उसके यूरोपी कवर आपने देना है, फॉरेन ऑफिस की जो मिशंस होते हैं बाहर उनको जो पैसा देना है किस वैल्यू के ऊपर असेस करना है, फिर जो PSDP के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी जो बाहर से फंडिंग आ रही होती है, कर्जे ले रहे हो तो उसको किस वैल्यू के ऊपर असेस करना है, और सबसे बढ़कर जो गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तान ने लिया हुआ है उसके ऊपर जो सूद देना है अगले माली साल में वो किस रेट के ऊपर आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए जो बजट में एक नंबर इस्तेमाल होता है जो कि एक टारगेट नंबर नहीं होता। यहाँ ये बात मैं वाजे कर दूं, ऐसा नहीं है कि जो भी मैं रेट बताने जा रहा हूँ यही रेट इसकी एक टारगेट करेगी, हुकूमत उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। बट जो एक नंबर इस वक्त लिया है वजारत ख़जाना ने अगले माली साल के लिए बजट के पर्पसेस के लिए, उनके ख्याल में जो एवरेज प्राइस रुपए और डॉलर के रुपए की होगी डॉलर के मुकाबले में वो 295 रुपये का $1 होगा। ये उन्होंने एवरेज प्राइस ली है। इस वक्त हमारा जो डे रेट है वो तकरीबन 279 रुपये का $1 है। एवरेज अभी भी जो इस साल की ली गई है वजारत ख़जाना की तरफ से और प्लानिंग कमीशन की तरफ से वो 285 रुपये की एवरेज दी गई है।
मतलब ये हुआ कि अगर 295 रुपए का डॉलर जो है वो अगले साल होता है तो 3.5% की डिवैल्यूएशन होगी, या 10 रुपए की। तो 10 रुपए या 3.5 रुपए की डिवैल्यूएशन की, ठीक है, कोई इतना इन हालात के अंदर कोई ज्यादा नहीं है। मतलब स्टेबल आप कह सकते हैं कि मार्केट आपको नजर आते हैं स्टेबल उस तरीके से तो नहीं, 3.5% ग्रेजुअली हो जाए, बस चंद पैसे तो आपको। मुझे याद पड़ता है जो फाइनेंस मिनिस्टर जब ये स्प्रिंग मीटिंग्स हुई थी वहां पर तो उन्होंने 6 से 10% की शायद बात की थी, हाँ, 6 से 8% की बात, 6 से 8% की। अभी जो 295 रुपए की बात हो रही है, लेकिन अगर इसको आप 279 रुपए के ऊपर लेंगे तो थोड़ा सा वो ज्यादा बन जाएगा। मैंने इसको एवरेज 285 रुपए के ऊपर लिया, वो जो एवरेज रेट है, क्योंकि अगला भी 295 भी एवरेज है, विच मीन्स बाय द वे इसका 295 एवरेज रेट की बात हो रही है। तो अगर एवरेज 295 होगा तो हो सकता है जो एक्चुअल रेट हो जून एंड का वो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है 300 से क्रॉस कर जाएगा। एवरेज तो भी अदर वे अराउंड कि जो इस माली साल जो कंक्लूड हो रहा है, एवरेज आपने 290 लिया था ना? नहीं, हाँ, जब साल शुरू हुआ जो 290 लिया था, और लेकिन पिछले साल 249 था। 200, अच्छा। तो अभी भी 13.5% की साल डिवैल्यूएशन हुई है लोगों का। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना कि रुपया मुस्तहकम रहा, उस तरीके से रुपया मुस्तहकम नहीं रहा। 2022-23 का अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की और IMF का कंपेयर करें कि जो IMF का असेसमेंट था इस माली साल का एवरेज उन्होंने 300 निकाला, 300 रुपए का निकाला, तो हमने 290 निकाला, 290 निकाला था। तो हमारा तो उस हिसाब से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो असेसमेंट है या वो जो असेसमेंट है वो ठीक साबित हुई ना। जैसे हमने पहले बात की थी कि करंट अकाउंट खसारे का भी जो नंबर IMF का बहुत बुरी तरीके से गलत साबित हुआ है, यहाँ पे भी उनकी जो असेसमेंट है IMF की एक्सचेंज रेट के हवाले से कम इस माली साल में उनकी गलत साबित हुई है। थोड़ा सा फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्रेडिट दे रहे हैं, देखें हम IMF को ज्यादा क्रेडिट देते हैं कि उन्हें हर चीज का पता है, लेकिन इस मामले में कम 2 इश्यूज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि IMF के असेसमेंट्स गलत हैं, उनको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का ही नहीं पता और ये फोर्स कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान को अब तनख्वाह तबके के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ाएं। क्या वो पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ करवाना चाह रहे हैं, सोशल राइट्स करवाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं? इसी तरीके से करंट अकाउंट खसारे का नंबर वो गलत लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर दबाव होता है और ज्यादा कर्जे लेने का। फिर ये जो एक्सचेंज रेट वाला भी इसकी हर चीज की एक इंप्लीकेशन होती है। अगर आप ज्यादा डिवैल्यूएशन ले रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। ये भी एक नाज़िर बहरहाल एक कैच है कि जितना ज्यादा डिवैल्यूएशन का नंबर अजम्पशन में भी लिया जाएगा उतना ही फिर आपके इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है वो हाई होगा, और अगर इन्फ्लेशन का फोरकास्ट हाई होगा तो फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो शरह सूद है, वो भी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये हमेशा एक स्ट्रगल रहती है बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF, और लग ये रहा कि पिछले 2-3 साल के अरसा में IMF की ये जो फोरकास्ट आ रहे हैं एक्सचेंज रेट के हवाले से, करंट अकाउंट खसारे के हवाले से, वो अपर एंड के ऊपर है, जिसको देखने की जरूरत है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई छोटा सा भी जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो करना कितना मुश्किल हो गया है। स्टे विद अस। के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उस पर अक्सर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत का एक ब्लैक होल है। जिस तरीके से गर्दशी कर्जे बढ़ रहे हैं, बावजूद तमाम इक़दामात हुकूमत जो कर रही है, उसके साथ साथ तमाम वादों के बावजूद कि इसमें इस्लाहात की जाएंगी, अभी तक उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उस एरिया में, यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी के उस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए जो माजी में हुकूमतों ने ना किया। और एक फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया था कि जो 8 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, उनके जो बोर्ड्स हैं उनको उनमें जो एक सियासी इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, उन बोर्ड्स को ख़त्म करके नए लोगों को अपॉइंट किया जाए। उस फैसले का क्या हाल हुआ? क्या रेजिस्टेंस मिली जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब थोड़ा सा शेक कर रही है उस फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से? कामरान, जब IMF का मिशन पाकिस्तान आया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कंसल्ट करेंगे बिफोर साइनिंग स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, तो उससे एक बहुत हमें शक व शुबहात पैदा हुआ कि क्यों IMF ये बात कर रहा है। उसके 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक स्टोरी भी करूंगा, और दूसरा ये पॉलिटिकल एक इशू था कि इस हुकूमत के पास क्या इतनी पॉलिटिकल कैपेसिटी है, क्या इनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि मुश्किल फैसले, और छोटे छोटे भी मुश्किल फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो खैर इशू बहुत बड़ा बन गया था हुकूमत के लिए, वहाँ से इनकी वापसी हुई। अब ये जो इशू है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद के ऐलान किया, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने IMF को बताया कि जो मौजूदा बोर्ड्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वो सियासी बुनियादों पर लगाए गए थे। इस पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट या प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ये IMF को भी बताया गया।
इसी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि इन बोर्ड्स को तब्दील कर दिया जाएगा। बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत अवैस लगारी साहब ने की कालबन 2 मई को। उसमें इन्होंने ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं इनकी जगह पे जो नए बोर्ड्स लगाने थे उनके मेंबरान का भी इन्होंने उनकी मंजूरी भी दे दी। वो मंजूरी इन्होंने फिर 10 के 10 जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, इसमें जो पब्लिक सेक्टर की 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं के इलेक्ट्रिक के अलावा, वो उसकी एक समरी प्राइम मिनिस्टर को गई और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें 10 में से 8 बोर्ड्स की मंजूरी दी। उन्होंने कहा जी हैदराबाद और सखर को छोड़ दें, अगेन सियासी फैसला। क्यों कि वो जो बोर्ड थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन के ऊपर लगाए गए थे, बाकी जो बोर्ड्स हैं तीनों सूबों में वो तब्दील कर दें और ये फैसला आप करवा लें कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के पास ले जाए, वो उनसे ये रिकमेंडेशन ले लें। प्राइम मिनिस्टर ने असूली मंजूरी पहले दे दी। कामन 20 मई को ये समरी कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज में जाती है और गालबन ये मंडे का दिन था। उसमें ये समरी डिस्कस होती है और मंजूर हो जाती है। मंजूरी क्या होती है कि जो मौजूदा बोर्ड्स हैं उनकी वजह से पावर सेक्टर को 589 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सालाना इस साल में। लिहाजा इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकी पुअर परफॉर्मेंस, इनकी सर्विस डिलीवरी पुअर है, इनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पर ये नए नाम है इनकी मंजूरी दे दी जाए। बोर्ड के इसकी कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज के इजलास के बाद वजारत खजाना प्रेस रिलीज जारी करती है। ऑन द रिकॉर्ड है प्रेस रिलीज के कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज ने पावर डिवीजन की समरी के ऊपर नए बोर्ड लगाने की जो सिफारिश थी वो मंजूर कर ली है और इसको हतमी मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश किया जाएगा। मैंने उसके ऊपर खबर कर दी, जब खबर की तो शोर पड़ गया। शोर ये पड़ा कि जी जिन्होंने बोर्ड्स लगवाए थे और जो बोर्ड के मेंबरान थे दोनों तरफ से प्रेशर है। अब ऐसा नहीं है कि हर बोर्ड के ऊपर तमाम लोग नाहिल बैठे हुए हैं, इसमें कुछ कॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, उनकी अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन होती है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर रजिस्ट किया जी आप हमें किस खाते में खराब कर रहे हैं, आप ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। अब मुझे कुछ लोगों की कॉल देंगे ये तो बड़ी ज्यादती की है, ये तो हुकूमत का गलत फैसला, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैंने भी कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, ये हुकूमत ने किया। मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ता हूँ समरी का जो कैबिनेट में इसमें एसओईज में गई और प्राइम मिनिस्टर के पास भी गई और ये जुमला कॉमन था तमाम के तमाम जो 10 बोर्ड ये तब्दील करना चाह रहे, 2 तो पीएम ने रखवा दिया और जो 8 तब्दील करने का फैसला भी हुआ। कामरान इसके अंदर जुमला ये है और ये इसमें आप सिर्फ नाम चेंज करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, बाकी सारा सेम है। द परफॉर्मेंस ऑफ फेस्को, यहां पे पहले पढ़ लेता हूं। द परफॉर्मेंस ऑफ फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड रेगुलरली बीन मॉनिटर्ड बाय द पावर डिवीजन बाय इटसेल्फ और थ्रू पावर planning and monitoring company with multiple correspondences communications through the said correspondence. Alarming indicators of bad governance, poor performance and non-satisfactory service delivery were constantly highlighted to the FESCO board. However, despite repeated intimations, improvement in the key performance indicator remained elusive. That defies the very purpose of good governance in FESCO, which directly affects the public at large. और आगे लिखते हैं कि because of this the FESCO is likely to make losses to the tune of ₹17 billion which may lead to increase in the circulated. अब ये कॉमन जुमला है जहां पे ऊपर इन्होंने नाम चेंज किया पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का और नीचे इन्होंने जो उसका जो लॉस था उस कंपनी का वो चेंज कर दिया। फैसला हो गया, उसके बाद रिएक्शन आ गया। अब जब रिएक्शन आया तो मुझे इस राय की कॉल है कि जनाब ये मामला रुक गया। मैंने कहा क्यों रुक गया, और उन्होंने कहा जी इसकी ये वजह बनी है, जो प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने भी इतराज़ किया, जिन्होंने लगवाए थे उन्होंने भी इतराज़ किया और एक लीगल लैकूना भी आ गया। मैंने कहा जी लीगल लैकूना क्या? उन्होंने कहा जी कि जो एसओई का कानून है, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस का जो कानून है, उस कानून के तहत बोर्ड को 3 साल से पहले तब्दील नहीं किया जा सकता। अब ये जो बोर्ड्स थे तमाम के तमाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जो उनके पहला टेन्योर था पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक ये बोर्ड्स लगवाए गए थे। अब इनके 3 साल तो डेफिनेटली पूरे नहीं होते, तो फिर वहां पे एक सवाल पैदा होता है। अब जो लॉबी चाहती है कि ये बोर्ड्स ना चेंज हो, उन्होंने यहाँ पे लीगल लैकूना निकाला, बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। बोर्ड का जो नोटिफिकेशन हुआ हर बोर्ड का, उसके अंदर लिखा हुआ कि 3 साल या टिल फर्दर ऑर्डर्स, और ये नोटिफिकेशन हो जाते हैं नवंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाते हैं। जो कानून आता है वो आता है जनवरी 2023 में। तो एक कानून जो बना ही 2 माह बाद है, वो माजी से कैसे उसका इतलाक हो सकता है? ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी तो हो नहीं सकती जब तक वो कानून में दिया ना गया हो, एक्सप्लिसिटली ना दिया हो कि हाँ ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जरा ये बता रहे हैं कि चूंकि हुकूमत पीछे हट गई इस चीज से, और अब इन्होंने इनफरादी कॉल्स की हैं बोर्ड मेंबरान को कि भाई आप खुद ही रिजाइन कर दो।
उसमें मेजॉरिटी ने तो रिफ्यूज कर दिया है, और कुछ ने तो जो जराए बता रहे हैं कि पिटीशन भी, अगर हुकूमत ना अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करने से रुकी तो पिटीशन भी उन्होंने तैयार कर लिया, जो वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में वो जाने के लिए तैयार है इसके ऊपर। तो इसकी वजह से अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्टोरी के ऊपर मैंने जो पावर मिनिस्टर हैं उवैस लगारी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने उसमें बड़ा ज़ाहिर रिकॉर्ड के ऊपर दावा किया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि शहबाज राना जो है मैं आपको गलत साबित करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल भी कोई इस तरह का जो दबाव है कबूल नहीं करेंगे और जो उन्होंने फैसला किया उस पर अमल दरामद होगा। एक तो ये चीज़ कि क्योंकि आपकी भी शायद उवैस लगारी साहब से बात हुई है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। दूसरा ये फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और ऑडियंस के लिए भी, बोर्ड्स की क्या अहमियत है जब हम बात करते हैं ओवरऑल सर्कुलर डेट की, जो इनकॉम्पिटेंस है या उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से, और वाई इसका क्या फर्क पड़ता है, क्यों लोग इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं कि इस बोर्ड में रहना चाहते हैं, क्या उसके गेन्स हैं? दो इसमें लोगों का मजाज भी होता है। एक तो पावर होती है ना, यू विल्ड द पावर, कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं एमएनए हूँ फैसलाबाद का, या मैं मिनिस्टर हूँ फ्रॉम फैसलाबाद, और फैसलाबाद के बोर्ड के ऊपर अगर मेरे लोग बैठे होंगे तो मैं उसके जरिए किसी को कनेक्शन दिलवा दिया, किसी का कुछ और काम कर दिया। एक तो ये फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, इन बोर्ड्स के, ये तो हो गया एक पॉलिटिकल साइड इसकी, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ रॉन्ग भी हो सकती हैं अगर कोई करना चाहे तो। दूसरे, जो प्रोफेशनली इन बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मैनेजमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर और इम्प्रूव करवाना, इनको अहदाफ दिए जाते हैं। अब जो इनको नोटिस तो आप नहीं कह सकते, इनको जो इंटीमेट किया गया कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उसमें उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जो बिलों की रिकवरी है वो कम है, या ये कि आपको इतनी दरखास्तें आई थी नए बिजली के कनेक्शन लगवाने के लिए वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को टारगेट किया हुआ था। उन्होंने कहा जी आपकी इसके पे हवाले से परफॉर्मेंस ठीक नहीं। अब इस्लामाबाद के हवाले से अगर ले लें, ISCO का जो बोर्ड था उसको भी इन्हीं चार्जेस के ऊपर उसको हटाने की बात हुई। तो मेरी कुछ बोर्ड मेंबरान से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये जो गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करी तो हमारे पास पहुंची नहीं है। उन्होंने किसी बोर्ड के इजलास में इस पर बात ही नहीं हुई कि हुकूमत हमारी कारकर्दगी खराब कर रही है। तो अब ये अचानक कहाँ से आ गया कि कारकर्दगी खराब होगी तो अब हमारी कारकर्दगी ठीक करनी है। उन्होंने कहा जी हमने तो ये इसमें इंप्रूवमेंट की है। अब ये जो बोर्ड्स हैं इनका अपना इसके ऊपर एक व्यू होता है। हैविंग सेड दैट, अब जो आपने बात की उवैस लगारी साहब की, मैंने उवैस लगारी साहब को कॉल किया, उनका वर्जन लिया क्योंकि सेंसिटिव स्टोरी है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। तो मैंने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे भी, अताउल्लाह तारड़ साहब से भी बात की। तारड़ साहब ने कहा कि हम 100% कमिटेड हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये हमने करके छोड़ना है। उवैस लगारी ने कहा मुझे, उन्होंने कहा जी कि ये समरी तो वहां पे डिस्कस ही नहीं हुई थी, उनकी डिस्कस हुई थी, हमने विड्रॉ कर ली थी। अब उन्होंने क्या बोला कि डिस्कस हुई और विड्रॉ होगी। अब ये जो इसकी स्टेटमेंट आई है मेरे पास, जो आज भी उसकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, आप देख लें जाके, वजारत खजाना की। उन्होंने कहा जी कि फाइनेंस मिनिस्टर लिख रही है अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दैट द कैबिनेट कमेटी ऑन SOE सैंक्शनड द पावर डिवीजन प्रपोजल टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पेंडिंग सबमिशन टू द कैबिनेट। अगर एक फैसला विड्रॉ हो गया, उसकी मंजूरी की वजारत खजाना ने कैसे प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी? तो क्या वजारत खजाना ने अपनी कोई क्लैरिफिकेशन के ऊपर बाद में जारी की, हमसे गलत प्रेस रिलीज जारी होगी थी? वो भी नहीं हुआ। ये मेरी जब उवैस लगारी के साथ कन्वर्सेशन होगी और उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसका मैंने बड़ा हम्बली उनको रिस्पॉन्ड किया कि जी मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आप मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन मुझे गलत साबित करने के चक्कर में आपको ये तमाम बोर्ड चेंज करने पड़ेंगे, और मैं इंतजार करूंगा कि आप कैबिनेट में वो समरी लेके जाए और मैं खुद उसको रिपोर्ट करूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। सहाफ़ी की खबर की इतनी अहमियत नहीं है जितना उन बोर्ड्स का तब्दील होना जरूरी है। ये मुझे बिल्कुल गलत साबित करें, हम इसी जगह पे प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे जी आज ये फैसला करेंगे, बिल्कुल एक्नॉलेज करेंगे। अभी तक नहीं हुआ, और उवैस लगारी साहब से बात करने के बाद, खबर छपने के बाद कि मामला रुक गया। फिर मेरी एक अहम तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स उनसे बात हुई, उन्होंने अगेन लीगल इशू उठाया कि जो कानून है उसके तहत हम बोर्ड तब्दील नहीं कर सकते। चलें, लेट्स सी, ये चैलेंज है अब गवर्नमेंट के लिए भी और उवैस लगारी साहब के लिए भी, क्योंकि पब्लिकली उन्होंने ये दावा किया है कि हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट है इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगेन पावर सेक्टर से ही एक जोड़ा जो इशू है उस पर बात करेंगे। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि जो पावर सेक्टर है हमारा, किस तरीके से वहाँ पर सियासी असर और रसूख भी है, और जब कोई गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको तब्दील करने की या इस्लाहात लाने की तो कैसे कैसे उनको रेजिस्टेंस मिलती है। और उसके साथ फिर वजह उसकी यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उसमें कुछ बेहतरी नहीं आ रही। और अगेन आई थिंक अगले माली साल में जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है
बावजूद तमाम बिजली की कीमतों में भी आपने इजाफा कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी ऑलमोस्ट अराउंड 1100 अरब रुपए की सब्सिडी जो है पावर सेक्टर में जो हुकूमत है वो अगले माली साल मुख्तस करने जा रही है। आखिर क्यों? देखिए, उसमें तकरीबन 650 अरब रुपए से ज़्यादा तो सब्सिडीज डायरेक्ट होंगी, बाकी इन्होंने कुछ कर्जे देने हैं जो उन्होंने कमर्शियल बैंक से लिए हुए, कुछ इस किस्म के और मामला हैं उनके, उसके लिए। बॉटम लाइन ये है कि बजट से जो सब्सिडी का जो है वो कम नहीं हो रहा, बल्कि इसमें खबर ये है कि वजारत ख़जाना ने इंडिकेट की थी कोई तकरीबन 900-920 अरब रुपए की सब्सिडी अगले साल की, इस साल की 976 अरब थी। और वजारत ख़जाना ये ख्याल था कि हमें कम से कम डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी तो दिखाए ना कि जी सब्सिडीज जो है वो कम हो रही है। बजाय इसके कि 920 अरब रुपया या 900 अरब रुपए की मंजूरी होती तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने पावर सेक्रेटरी के साथ मिलकर IMF को कमिट कर दिया कि हम कोई 1093 अरब रुपए की सब्सिडी जो है अगले साल में रखेंगे, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड डिसीजन। मुझे तो इसमें पावर सेक्टर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही है। मसला ये है ये तो बजटेड सब्सिडीज जो हैं सो हैं, इसके अलावा भी कोई 500 अरब रुपया, रफली 600 अरब रुपया ऐसा होता है जो आवाम से रिकवर करके आप बिजली की सब्सिडी देती है। और ये मसला अब सिर्फ उस तक नहीं महदूद, बिजली तक, गैस का भी एक और बड़ा इशू जो आज हम डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। कामरान, 2 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं जो खाद पैदा करते हैं और ये पंजाब में लगे हुए हैं। एक का नाम है एग्रीटेक प्लांट फर्टिलाइज़र का और दूसरा है फातिमा फर्टिलाइज़र प्लांट। इन प्लांट्स को जो गैस सप्लाई की जाती थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको सब्सिडाइज गैस दी जाती थी और इसका मकसद ये था, चूँकि गैस एक बहुत बड़ा एक रॉ मटेरियल होता है खाद बनाने का, कि अगर सस्ती इनको गैस मिलेगी तो ये सस्ती खाद देंगे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक तो ये डेवलपमेंट हुई कि जो गैस थी सस्ती वो तो ख़त्म हो गई, डोमेस्टिक हमारी जो अपने जो ज़खायर हैं वो तो डिप्लीट हो रहे हैं और हम LNG इंपोर्ट करके फराहम कर रहे हैं। दूसरा, बावजूद इसके कि इनको सब्सिडाइज गैस दी गई, जो खाद थी वो मार्केट में ब्लैक बिकती रही, आज भी बिक रही है। बल्कि राना तनवीर हुसैन जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनकी आपको 2-3 हफ्ते पहले की एक स्टेटमेंट भी नज़र आ जाएगी कि ये कैसे ये इनको सब्सिडाइज गैस लेके और कैसे ये इतनी कीमतें खाद की महंगी किए जा रहे हैं। यूनिक फैसला ये हुआ चंद दिन पहले कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में एक समरी जाती है और ये जो समरी थी ये कैबिनेट के जो ECC का जो एजेंडा था उसके ऊपर नहीं थी, मतलब एज एन एडिशनल आइटम लाई गई। एडिशनल आइटम ला सकते हैं, पेश भी हो सकते हैं, बट उसको आपके जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। यहाँ पे वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भी ऑन बोर्ड नहीं लेगा, उसका मैं आगे जाके बताता हूँ। बट समरी ये थी कि जो दोनों फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं जो अभी सब्सिडाइज गैस के ऊपर चल रहे हैं, इनको अब सब्सिडी की जो है 6 माह की इसमें एक्सटेंशन दे दें, 31 मार्च के बाद से लेके 30 सितंबर तक, क्योंकि ये वो पीरियड जब आपको मुल्क में खाद की जरूरत होगी। बट चूंकि बजट में पैसा नहीं है तो ये पैसा आप लेंगे किससे? सनतों से और पावर प्लांट से, और उनसे लेके जो कि 6 माह की सब्सिडी बनती है तकरीबन 24 अरब रुपया आप इन दोनों फर्टिलाइजर प्लांट्स को देंगे। अब कैसा यूनिक फैसला है कि सनत ने और पावर प्लांट ने तो जेब से तो पैसे देने नहीं है, जो पावर प्लांट को सब्सिडी चार्ज होगी उसने बिजली की कीमत में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में या उसने रिकवर कर लेनी है, वो फिर आवाम से जा रही है। आप मतलब इस हद तक ये जो हुकूमत है, अब ये इनके ऊपर एक सवालिया निशान होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बारहा ये फोकस रहा है कि हमने लोगों को रिलीफ देना है, हमने जो अशराफिया है, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है, उनको ब्रेक करना है। अब उनको ये ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि वो लोग जो पहले ही तबके दबे हुए महंगाई में बेतहाशा टैक्सेस दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, सब्सिडीज क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर 24 अरब रुपए का और बोझ। इसमें सिर्फ वो एक मुहावरा है ना कि करे कोई और भरे कोई, इसमें अगर सिर्फ इसकी आप देख लें, ये जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं इनकी ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है नाज़रीन, ये जो एग्रीटेक है और ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये इनकी वेबसाइट से मैंने नंबर्स लिए हैं, अगर उसमें कोई कमी बेशी हो सकती है तो वो आई डोंट नो, ये बहरहाल लेटेस्ट नंबर तो यही है। इसमें एग्रीटेक में जो 27% शेयर होल्डिंग है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, 9.9% शेयर होल्डिंग मैपल लीफ कैपिटल लिमिटेड की है, 8.4% फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी की है, 5.7% स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है, बाकी छोटी छोटी शेयर होल्डर्स भी हैं। फैसल बैंक लिमिटेड की 4.6% शेयर होल्डिंग है। मजीद कोई इतनी ज़्यादा कोई इसमें नोटेबल नहीं है, कोई 20% एक है, लेकिन वो मुख्तलिफ बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके। तो ये बैंक्स जो हैं और इसमें 1-2 कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं उनकी ओनरशिप है एग्रीटेक की और इसको सब्सिडी जाएगी। इसी तरीके से जो फातिमा फर्टिलाइजर प्लांट है उसकी अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें जो फातिमा ग्रुप है उसकी 46% शेयर होल्डिंग है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। RF हबीब ग्रुप की इसके अंदर 36% है शेयर होल्डिंग, फजल ग्रुप की 11% है शेयर। तो ये वो लोग हैं या कंपनीज हैं या बैंक्स हैं जिनको
ये पैसा लेके आवाम से दिया जा रहा है। या तो ये सब्सिडी का फायदा आपको किसान को हो, उसको तो 3400, 3600, 3700 रुपए की बोरी नहीं मिल रही, वो तो आज भी 5000, 5500 रुपए की बोरी ले रहा है। बहरहाल ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए कि अवाम की जेब से पैसा निकाल कर आप बिजली की भी सब्सिडी दे और गैस की भी दे। अगर हुकूमत में सख्त है तो सब्सिडी दे, वरना ये सब्सिडी बंद करे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मईशत पर तो हम बात कर रहे हैं और बाकी जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है इस महीने, और वो चैलेंज ये है कि 15 और 16 जून को स्विट्ज़रलैंड मेज़बानी कर रहा है एक समिट की, और समिट है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, जो आपको पता है कि तनाज़ा चल रहा है। तो उसके हवाले से वो एक समिट का इनेकाद कर रहे हैं, और ये समिट पहला नहीं है, इससे पहले 2-3 इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान को भी दावत दी गई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि एक ब्रॉडर कंसेंसस जो स्विट्ज़रलैंड है वो डेवलप करना चाहता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड आपको पता है कि वो अपनी एक यूनिक उसकी तो कि यूरोप में है, लेकिन वो अपने आप को एक न्यूट्रल कहते हैं ताकि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें अपना एक किरदार अदा कर सकें। तो ब्रॉडर कंसेंसस के लिए जो सो कॉल्ड से ग्लोबल साउथ कहते हैं, तो उन ममालिक को भी वो दावत दे रहे हैं। भारत को भी उन्होंने दावत दी है, चीन को भी उन्होंने बुलाया है, और पाकिस्तान के लिए इसमें चैलेंज ये है क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन और जो रूस का तनाज़ा है, तो पाकिस्तान ने बड़ी अपनी एक डेलिकेट पोजीशन आपको पता है कि मेंटेन की है। हम पब्लिकली ये पोजीशन ली है कि हम इसमें न्यूट्रल हैं, हम ना रशिया के साथ हैं ना हम यूक्रेन के खिलाफ हैं। दो कि हमारे पे इल्ज़ाम भी लगते रहे कि शायद थ्रू थर्ड कंट्री हम यूक्रेन को कोई असला वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान पब्लिकली बड़ी मजम्मत करता है। अब जो दफ्तर खारजा है वो ये कह रहा है कि यस हमें ये इन्विटेशन मिली है, और इस वक्त हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मतलब पाकिस्तान के फ़िर क्रॉस रोड के ऊपर खड़ा है, मामला किसी का है, पोजीशंस हमारी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं। आप ये कह रहे हैं कि इसमें चीन को भी इनवाइट किया गया है, बट गालिबन रूस को इनविटेशन नहीं गया, तो फिर न्यूट्रलिटी वाली बात तो ना हुई ना फिर तो। बिल्कुल, असल में यही मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये चीज़ें जिनको बुलाया गया है कि असल लड़ाई तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान है, तो उसमें यूक्रेन और बाकी जो यूरोप के ममालिक हैं, जो बाकी एशिया में ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के अंदर, उनको दावत दी गई है, लेकिन रूस को इसमें बुलाया नहीं गया। अब चीन ने ऑलरेडी इनकार कर दिया जाने से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर वाकई ये पीस कॉन्फ्रेंस है तो जब दूसरा फरीक मौजूद नहीं होगा तो फिर कैसे अमन आएगा। तो उन्होंने तो एक कंडीशन लगाई थी कि अगर आप रूस को दावत देते हैं तो फिर हम आएंगे, अगर आप नहीं देते तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो स्विट्ज़रलैंड ने तो इनकार किया कि नहीं, रूस को तो वो बुला नहीं रहे। अब जो पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला है, एक तो चीन ने फैसला कर दिया है, और आमतौर पर आपको पता है कि इस तरह के जो बड़े इंटरनेशनल और रीजनल जो इश्यूज़ होते हैं तो हम चीन की तरफ ही देखते हैं, और चीन जो फैसला करता है आमतौर पर हमारी जो पोजीशन है उनके साथ ही अलाइन होती है। तो हतमी फैसला तो अभी नहीं हुआ, यू नेवर नो कि क्या आजकल आपको पता है कि हम अमेरिका के भी बड़े करीब हैं, IMF का प्रोग्राम भी हमें चाहिए, तो मशावरत तो हो रही है। लेकिन जो मेरी सिफारती ज़राए से बात हुई है, दफ्तर खारजा के ज़राए से, तो उनका तो यही कहना है कि हमारा जो फैसला है मोर और लेस चीन ने जो किया है वही होगा। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि हम जाएं, और रीजंस उन्होंने वही दिए हैं कि एक तो इससे पहले तो हमें उन्होंने दावत नहीं दिया, दूसरा कि हम डायरेक्ट, इससे पहले दावत नहीं दी थी क्या? इससे पहले जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 3 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान को इससे पहले उन्होंने दावत नहीं दी थी। एक दूसरा ये कि हमको डायरेक्ट उस तरह स्टेक होल्डर नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमारी पोजीशन जो है वो न्यूट्रल है। एंड फिर चौथी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि वही जो चीन कह रहा है कि अगर वाकई ये जेन्युइन पीस इनिशिएटिव है तो अगर रूस को भी दावत देते तो फिर समझ आती, रूस को उन्होंने नहीं बुलाया, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि चांसेस यही हैं कि पाकिस्तान पोलाइटली जो है टर्न डाउन कर देगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे एक सीनियर एहलकार ने बताया कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ तो कुछ कह नहीं सकते, पर चांसेस यही है कि हम भी नहीं जाएंगे। अच्छा, वैसे प्राइम मिनिस्टर के पास नेचुरली एक एक्सक्यूज तो है ना, अब ईद की छुट्टियां होंगी उन दिनों में, और वो उन्होंने एक मजहबी त्यौहार भी मनाना होगा, तो वो एक बहाना तो बनता है उनका, मेरिट पे बनता है कि जी मैं ईद मनाना प्रेफर करूंगा बजाय कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल में जो है कि इशू में पढ़ूँ, तो अवॉइड तो कर सकते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट,
देखिए इस तरह के इवन के जो इवेंट्स होते हैं इसमें पाकिस्तान को कोई डायरेक्टली और इवन इनडायरेक्टली भी कुछ लेना देना नहीं है, और इस तरह के जो एक ब्लॉग्स भी बनाने की कोशिश होती है दुनिया भर में, उसे अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है। आप पहले तो होता था कि आप अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, हम तो शायद अभी भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द IMF और हमारे जो बाकी मामला हैं, बट उस तरीके से अब अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं रहा, इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। वो अलग बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, दूसरा इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है फ़लस्तीन के हवाले से, वो क्लियरली शो करता है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में वो कम हो रहा है। लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान को किसी मामले के ऊपर, लेकिन कोई डायरेक्ट बेयरिंग इस फैसले की पाकिस्तान के ऊपर आनी नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान एक्सटेंड करता है तो उसमें कोई इशू नहीं है। असल में इशू ये है कि जो मगरिब है, अमरीकी जो इत्तेहादी हैं, वो चाहते हैं कि रूस को आइसोलेट किया जाए, तो मैक्सिमम वो सपोर्ट चाहते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग जो अभी तक की इतलात हैं, यू नेवर नो कि चीज़ें चेंज हो जाएं, जो इतलात आ रही हैं भारत को दावत दी गई थी, भारत ने ये दावत कबूल कर ली है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत के भी आपको पता है कि रूस के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप हैं, यूक्रेन के साथ भी उनके हैं। तो ये अब देखने वाली बात है कि क्या भारत वहाँ पर जाएगा। चीन ऑफकोर्स नहीं जा रहा, पाकिस्तान मोस्ट लाइकली यही है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस में ना जाए। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।